सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है वेराइटल आइडेंटिफिकेशन थ्रू ग्रो आउट टेस्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल टेस्ट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आदर्श पौधे या बीज अथवा मानक पौधे या बीज क्या होते हैं, यानी टाइप प्लांट्स और सीड्स, और स्टैंडर्ड प्लांट्स और सीड्स क्या होते हैं। तो ऐसे पौधे या बीज जो पादप प्रजनक के द्वारा बताए गए किस्म के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी प्लांट ब्रीडर या पादप प्रजनक जो है वो किसी किस्म के कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को या लक्षणों को निर्धारित करता है कि इस किस्म के ये लक्षण जो है वो होने चाहिए। तो अगर कोई पादप ऐसे पादप या बीज जो है वो ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श पौधे यानी टाइप प्लांट्स या बीज या सीड, और मानक पौधे या बीज यानी स्टैंडर्ड प्लांट्स और सीड्स। आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी किस्म के पौधे या बीज जो हैं जितने प्रतिशत लक्षणों में आदर्श पौधे या बीज से समानता दर्शाते हैं वह आनुवंशिक शुद्धता कहलाती है। ठीक है, कोई वैरायटी है या किस्म है, उसके पौधे या बीज जो हैं उसके जितने प्रतिशत या जितने परसेंट जो ट्रेट्स हैं या लक्षण हैं उनमें वो आदर्श पौधों के साथ या आदर्श सीड के साथ या टाइप सीड्स के साथ क्या दर्शाते हैं, समानता या सिमिलैरिटी शो करते हैं। क्या कहलाती है, आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी कहलाती है। उसके बाद न्यूनतम मानक या मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बीजों के लिए जो न्यूनतम मानक हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज के लिए प्योरिटी या शुद्धता कितने प्रतिशत होनी चाहिए, 100%। फाउंडेशन सीड या आधार बीज के लिए कितनी होती है, 99%। सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणीकृत बीज के लिए जो प्योरिटी या शुद्धता है वो कितनी होती है, 98%। और हाइब्रिड सीड या संकर बीज के लिए जो शुद्धता है वो कितनी होती है, 95%। यदि संकर बीज की आनुवंशिक शुद्धता में 1% की कमी आ जाए, ठीक है, जो हाइब्रिड सीड है उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है उसमें अगर 1% की कमी आ जाती है तो जो वाणिज्यिक फसल की उपज है यानी जो कमर्शियल क्रॉप है उसकी जो यील्ड होती है उसमें 100 केजी प्रति हेक्टेयर की कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब प्रति हेक्टेयर जितनी भी उपज होगी उसमें से 100 केजी या 100 केजी कम हो जाएगी उपज या यील्ड जो है। ठीक है, तो इस प्रकार आनुवंशिक शुद्धता जो है उसका जो उपज है या यील्ड है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती संबंध होता है। उसके बाद आनुवंशिक शुद्धता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक प्योरिटी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक क्रॉसिंग या नेचुरल क्रॉसिंग। तो अगर नेचुरल क्रॉसिंग या प्राकृतिक क्रॉसिंग अधिक हो रही है तो आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक क्रॉसिंग या नेचुरल क्रॉसिंग से कोई भी अवांछित जो परागकण है या अनडिजायर्ड जो पॉलन ग्रेन है वो आके परागण या पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई अवांछित जीन या अनडिजायर्ड जो जीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा किस्म के अंदर, वैरायटी के अंदर, तो इससे आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी कम हो जाएगी। उसके बाद है भौतिक मिश्रण या मैकेनिकल एडमिक्सचर। तो अन्य किस्मों के बीज जो हैं या अदर वैरायटीज के सीड जो हैं अगर किस्म के बीजों के साथ मिश्रित हो जाएं या मिक्सअप हो जाएं तो भी जो आनुवंशिक शुद्धता है या जेनेटिक प्योरिटी है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा है आनुवंशिक बहाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अगले वर्ष फसल हम लोग उगाना चाहते हैं तो हम लोग जो बीज ढेर होता है या सीड लॉट होता है उसमें से थोड़ी सी मात्रा बीजों की लेते हैं और उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, अभी कुछ जीन प्रारूप या जीनोटाइप उस बीज ढेर के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक बहाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इससे भी आनुवंशिक शुद्धता में कमी या जेनेटिक प्योरिटी जो है उसका लॉस हो सकता है। उसके बाद उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो म्यूटेशंस हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, परंतु फिर भी अगर लाखों में से या करोड़ों में से किसी एक प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो जाए तो उसके लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बीज जो हैं अगर मिश्रित हो जाते हैं किस्म के बीजों के अंदर तो आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी जो है उसके प्रतिशत में कमी आ जाती है। इसके अलावा कीट व रोग, पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो अगर कोई फसल
किसी इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा या किसी रोग या डिजीज़ के द्वारा संक्रमित हो जाती है, ठीक है, तो संदूषण हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है क्रॉप का, और क्रॉप वैरायटी जो है उसके जो करैक्टर्स हैं या लक्षण हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्वालिटी या गुणवत्ता नहीं रहती है। तो इससे भी क्या होगा भाई, आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये जेनेटिक प्योरिटी का मुख्य संदूषक या मेन कंटेमिनेंट होता है। उसके बाद आनुवंशिक शुद्धता परीक्षण की विधियां या मेथड्स ऑफ जेनेटिक प्योरिटी टेस्टिंग। तो इसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो कुल 5 मेथड्स या विधियां हैं। इनके नाम क्या है भाई, ग्रो आउट टेस्ट या जिसको जीओटी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है केमिकल टेस्ट, तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, उसके बाद है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, और उसके बाद है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रो आउट टेस्ट या जीओटी की बात करें तो इस टेस्ट या परीक्षण में जो परीक्षण नमूने यानी कि जो टेस्ट सैंपल होता है वह मानक नमूने यानी जो स्टैंडर्ड सैंपल होता है, इन दोनों को साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, फील्ड के अंदर ग्रो करवाते हैं या उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इनके लक्षणों की तुलना की जाती है। कब करेंगे तुलना, बीज के अंकुरण से लेके यानी सीड का जब जर्मिनेशन होता है वहां से लेके और संपूर्ण परिपक्व अवस्था आने तक, ठीक है, यानी कंप्लीट मैचुरेशन तक, जब तक कि जो फसल है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती तब तक जो संपूर्ण वृद्धि काल होता है या कंप्लीट ग्रोथ पीरियड होता है, उसके दौरान दोनों के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं या आकारिकीय लक्षण होते हैं उनका कंपैरिजन या तुलना की जाती है, ठीक है। एक समान लक्षणों का जो प्रतिशत है वो निकाल लिया जाता है कि कितने प्रतिशत लक्षणों में समानता या सिमिलरिटी शो कर रहा है। जो टेस्ट सैंपल है वो किसके साथ, स्टैंडर्ड सैंपल के साथ कितनी समानता या सिमिलरिटी शो कर रहा है उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, और वही आनुवंशिक शुद्धता या जो जेनेटिक प्योरिटी है उसको प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ जीओटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें टेबल के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। मैक्सिमम परमिसिबल ऑफ टाइप्स। ऑफ टाइप्स क्या होते हैं भाई, ऐसे पौधे जिनके लक्षण किस्म के लक्षणों से भिन्न होते हैं ऑफ टाइप्स कहलाते हैं। तो कितने प्रतिशत ऑफ टाइप प्लांट्स परमिसिबल हैं, और मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी फिर उसमें, और नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण के लिए कितने पौधे हमें फील्ड से सिलेक्ट करने होंगे या वर्णन करना होगा उनका। तो इसमें अगर 0.1% ऑफ टाइप्स हैं तो जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी, मिनिमम 99.9% होगी, और हमें 4000 पौधों का निरीक्षण जो है वो करना होगा। अगर ऑफ टाइप्स 0.2 हैं तो जेनेटिक प्योरिटी 99.8 हो जाएगी, ठीक है, और हमें 2000 पौधों का निरीक्षण जो है वो फील्ड के अंदर करना होगा। उसके बाद 0.3% अगर ऑफ टाइप्स हैं तो 99.7% हो जाएगी जेनेटिक प्योरिटी, और 1350 पौधों का हमें निरीक्षण करना होगा, तुलना करनी होगी फील्ड के अंदर। उसके बाद अगर 0.5% ऑफ टाइप्स हैं तो जेनेटिक प्योरिटी कितनी हो जाएगी, 99.5% हो जाएगी, और हमें 800 पौधों का जो ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण है वो फील्ड के अंदर करना होगा। उसके बाद अगर ऑफ टाइप्स 1% या उससे भी ज़्यादा हैं तो जेनेटिक प्योरिटी 99% या इससे भी कम हो जाएगी, और हमें 400 पौधों का जो ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण है वो फील्ड के अंदर करना होगा तुलना या कंपैरिजन के लिए। उसके बाद जो सबमिटेड सैंपल होता है जीओटी के लिए उसका साइज क्या होना चाहिए, या प्रस्तुत नमूने का जो आकार है ग्रो आउट टेस्ट के लिए वो क्या होना चाहिए, तो ये निर्भर करता है बीज के आकार पर या साइज ऑफ सीड पर। तो अलग अलग क्रॉप्स में ये वेरी करेगा। जैसे जो बड़े बीज वाली फसलें हैं जैसे मक्का है, कपास है ना, मेज एंड कॉटन, इनके सीड्स कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। तो इसमें हमें 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम जो सीड सैंपल है उसको सबमिट करना पड़ेगा। मध्यम बीज या मीडियम सीड साइज वाली जो क्रॉप्स हैं जैसे गेहूं, चावल आदि, है ना, व्हीट, राइस एक्स्ट्रा, तो इन फसलों के लिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जो बीज है वो हमें सबमिट करना होगा सैंपल की फॉर्म में। उसके बाद चुकंदर व इसके समान जो बीज होते हैं, ठीक है, जो बीट रूट है और इसके इक्वल जो सीड साइज वाली क्रॉप्स होती हैं उनके लिए 250 ग्राम जो बीज है वो सैंपल की फॉर्म में हमें सबमिट करना होगा। और सबसे छोटे साइज के अगर बीज हों जैसे बाजरा, जूट व अन्य फसलें जो हैं, ठीक है, इन क्रॉप्स के लिए 100 ग्राम जो बीज का नमूना है वो हमें सबमिट करना पड़ेगा सैंपल की फॉर्म में, ठीक है।
तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन हमें कैसे करना है, तो हमें तुलना करनी है। तो तुलना किन किन लक्षणों की करेंगे, तो सबसे पहले सीड मॉर्फोलॉजी या बीज आकारी की। तो लैब के अंदर हम लोग बीजों को ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर नेक्ड आइज यानी नग्न आंखों से, या फिर हैंड लेंस जो हाथ लेंस होता है उसके उपयोग से, या फिर SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग क्या किस चीज़ की तुलना करते हैं, बीज की चौड़ाई, ठीक है, जो सीड है उसकी चौड़ाई या विड्थ, लंबाई यानी लेंथ, मोटाई यानी थिकनेस, आकृति यानी शेप, भार यानी वेट, और रंग यानी कलर जो है, आदि जो ट्रेट्स होते हैं या लक्षण होते हैं बीजों के, उनकी तुलना या कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, सीड मॉर्फोलॉजी तो आई गई, पादप स्वभाव या प्लांट का जो हैबिट है उसकी तुलना की जाती है, पुष्पीय स्वभाव या फ्लावरिंग हैबिट जो होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है। इसके अलावा पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल करैक्टर्स जो होते हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, और इसके अलावा फलों के लक्षण यानी फ्लोरल जो करैक्टर्स होते हैं उनका कंपैरिजन या तुलना जो है वो की जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण के अंदर हम लोग करते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट आता है केमिकल टेस्ट या रासायनिक परीक्षण इसको बोल देते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स हैं या पौधे हैं वो क्या करते हैं, अभी द्वितीयक यौगिक या सेकेंडरी कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और उनका एनालिसिस या उनका अवलोकन किया जाता है। ठीक है, ये सरल रंग परीक्षण होते हैं या सिंपल कलर टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो कई तरह के केमिकल टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिनोल टेस्ट। तो फिनोल टेस्ट किस में किया जाता है, अभी गेहूं के अंदर यानी व्हीट के क्रॉप में ये किया जाता है। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था, यह परीक्षण वॉल्स के द्वारा 1965 में 1965 में जो धान्य फसलें होती हैं, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे गेहूं, व्हीट, धान यानी पैडी और ज्वार आदि के लिए दिया गया था। ये आसान होता है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है और जल्दी से होने वाला और सुलभ परीक्षण है, मतलब क्विकली हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, और सुलभ है यानी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, बिल्कुल आसान सा होता है ये। ठीक है, कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे आगे। और ये किस लिए किया जाता है, जो गेहूं है या व्हीट है उसमें किस्मों के विभेदन के लिए, उसकी जो वैरायटीज होती हैं उनके डिफ्रेंशिएशन के लिए किया जाता है ये परीक्षण। और ये परीक्षण लंबे टाइम से किया जा रहा है, कितने टाइम से, भी पिछले 50 वर्षों से, 50 ईयर्स से इसका जो उपयोग है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी जो व्हीट के सीड्स होते हैं या गेहूं के जो बीज होते हैं उनको बीकर के अंदर डालते हैं। बीकर में क्या लेते हैं हम लोग, वाटर लेते हैं, ठीक है, जिसका तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 16 घंटे के लिए इसकी सॉकिंग करते हैं या इनको भिगोकर रखते हैं इन बीजों को इस बीकर के अंदर। 16 घंटे के बाद इन बीजों को बाहर निकाल कर, ठीक है, और फिर हम पेट्री डिश में डालते हैं। इस पेट्री डिश के अंदर क्या है, अभी 1% फिनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा हुआ है। अब इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमें इन बीजों को निकालकर व्हीट के सीड्स को या गेहूं के बीजों को रखना है, ठीक है, और मॉइस्चनिंग करवानी है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर कैसा हो जाता है, नम हो जाता है, किससे, फिनॉल सॉल्यूशन से। और फिर इस नम फिल्टर पेपर के ऊपर बीजों को जब हम रखते हैं तो बीज जो है वो नम होने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नमीकरण या मॉइस्चनिंग। कितने घंटे के लिए करनी है, 4 घंटे के लिए या 4 आवर्स के लिए। अब एंजाइम अभिक्रिया क्या होती है, या एंजाइम जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है। तो जो सीड कोट होता है, गेहूं के जो बीज हैं उनका जो सीड कोट या बीज चोल है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टायरोसिनेज, ठीक है, और सॉल्यूशन जो हमने लिया है पेट्री डिश के अंदर वो क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल और टायरोसिनेज जो है ये आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, और क्रिया करके ये 4 प्रकार का जो कलर है वो दे सकते हैं। कौन कौन सा कलर है, अभी ब्लैक, ठीक है, डार्क ब्राउन, दूसरा ब्राउन, और फिर लास्ट है लाइट ब्राउन। तो इस तरह से 4 जो ग्रुप्स हैं बीज के या सीड्स के या बीजों के, वो बन जाते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम किस्मों के एक समूह को पहचाना जा सकता है, यानी ब्लैक सीड्स वाले जो अगर बीज का जो रंग है वो ब्लैक है या काला है तो ये किस्मों का एक समूह होगा। डार्क ब्राउन है तो ये भी एक किस्मों का समूह होगा, ब्राउन है तो ये भी एक
वैरायटीज का ग्रुप होगा, और लाइट ब्राउन है तो ये भी एक किस्मों का समूह होगा। परंतु एक एकल किस्म के बीजों को पहचानना कठिन है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग सिंगल वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये एक हार्ड प्रोसेस है या कठिन प्रक्रिया है, तो वो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट आता है NaOH टेस्ट। तो ये किसमें किया जाता है? अभी गेहूं के अंदर या व्हीट के अंदर ही ये किया जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो पाइने के द्वारा 1988 के अंदर 1988 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंशिएशन या विभेदन है वो किसका किया जाता है? गेहूं की जो सफ़ेद व लाल बीजों वाली किस्में होती हैं, ठीक है, वाइट सीड्स होते हैं एक प्रकार की किस्म के, और दूसरी किस्म के जो बीज हैं वो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो इन दोनों किस्मों के अंदर डिफरेंशिएशन या विभेदन के लिए हम लोग NaOH टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? अभी व्हीट सीड्स यानी गेहूं के जो बीज हैं वो एक बीकर के अंदर डालते हैं। ठीक है, उस बीकर में क्या रखा है हमने? NaOH सॉल्यूशन है 5%। तो इस NaOH सॉल्यूशन के अंदर हम लोग 1 घंटे के लिए बीजों को डुबोकर रखते हैं, और 1 घंटे के बाद फिर हम 1 घंटे तक इनको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं सीड्स को। ठीक है, बीजों का निरीक्षण करते हैं। तो बीजों का जो रंग है या कलर है वो किस प्रकार से चेंज होता है? 1 घंटे के लिए उसका निरीक्षण करते हैं। तो अगर व्हीट के जो सीड्स हैं अगर वो वाइट सीड्स होंगे, ठीक है, अगर वो सफ़ेद होंगे, तो जस्ट आफ्टर यानी NaOH सॉल्यूशन के अंदर डालते ही वो डार्क येलो हो जाएंगे, और 10 मिनट के बाद वो लाइट येलो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर रेड सीड्स हैं व्हीट के तो 15 मिनट के बाद वो ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और यानी NaOH सॉल्यूशन में मिलाने के 15 मिनट के बाद वो ऑरेंज हो जाएंगे, और 1 घंटे के बाद वो डार्क ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कलर के आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो किस्में हैं वो वाइट सीड वाली हैं या रेड सीड वाली किस्में हैं। उसके बाद तीसरा आता है KOH टेस्ट। तो KOH टेस्ट धान के अंदर यानी पैडी जो क्रॉप होती है उसके अंदर किया जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रोस्टा के द्वारा। इसको 1975 में इसको डेवलप किया गया था। जंगली धान होता है, एक वाइल्ड पैडी होता है जिसका नाम है ओराइजा सेटाइवा वैरायटी फटुआ। इसके जो सीड्स या बीज हैं वो लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। इसके कुछ बीज सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, कुछ जो सीड्स हैं इसके वो वाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो नॉर्मल राइस होता है या सामान्य धान होता है उसके बीज भी कैसे हैं? सफ़ेद रंग के या वाइट कलर के होते हैं। तो अगर ये सफ़ेद रंग के जो बीज हैं जो कि किसके हैं? जंगली धान के हैं, ये सामान्य धान के सफ़ेद बीजों के साथ मिश्रित हो जाएं या मिक्सअप हो जाएं तो इन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है। लेकिन जो कंटेमिनेशन है या संदूषण है बीजों का वो हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? अभी KOH परीक्षण करते हैं, और KOH परीक्षण के द्वारा इस जंगली धान के ये जो सफ़ेद बीज हैं इनको पहचाना जा सकता है या इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास धान है सफ़ेद धान, उसमें जंगली धान जो है उसके बीज तो उपस्थित नहीं है, तो इसको हम लोग पहचान सकते हैं या इनका पता लगा सकते हैं KOH टेस्ट के द्वारा। तो इसमें हम क्या करते हैं? अभी एक टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर सस्पेक्टेड सीड लेते हैं, यानी जिन सीड्स के ऊपर हमें डाउट है कि इसके अंदर जो जंगली धान है उसके बीज हो सकते हैं, उनको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम लोग 2 ड्रॉप्स डालते हैं। किसकी? 2% KOH सॉल्यूशन की, विलेन की जो ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर डाली जाती हैं। डालने के बाद हम लोग बीजों को निरीक्षण करते हैं, इनका बीजों को ऑब्जर्व करते हैं सीड्स को। तो 2 तरह का ऑब्जर्वेशन जो है वो आ सकता है। अगर ये बीज रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये रेड राइस है, लाल धान है। इसका मतलब जंगली धान के जो बीज हैं वो इसके अंदर उपस्थित हैं। अगर रिमेन अनचेंज्ड, अगर ये अपरिवर्तित रहते हैं यानी इनका जो रंग है वो सफ़ेद का सफ़ेद ही रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीज हैं वो व्हाइट राइस के हैं, सफ़ेद धान के हैं, यानी कि सामान्य धान के जो बीज हैं। तो इस प्रकार के KOH टेस्ट के द्वारा हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो सिंपल टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है अभी FeSO4 टेस्ट। ये किस में किया जाता है? धान के अंदर या पैडी की क्रॉप में इसको किया जाता है। तो FeSO4 जो है उसकी क्रिया से या उसकी एक्टिविटी से
बीजों के हस्क पर, है ना, सीड्स के ऊपर जो कवर होता है धान का, उसको हस्क कहा जाता है। तो हस्क के ऊपर निम्न तीनों में से किसी एक प्रकार का पैटर्न जो है वो दिखाई दे सकता है। ठीक है, FeSO4 जब क्रिया करता है तो बीजों के हस्क के ऊपर पैटर्न बनते हैं। तो 3 तरह के पैटर्न बन सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक प्रकार का पैटर्न जो है वो दिखाई दे सकता है। या तो ब्राउन स्पॉट्स दिख सकते हैं, या फिर ग्रे स्पॉट्स दिख सकते हैं, या फिर ग्रे स्ट्रीक्स यानी लाइन या धारियां जो है वो दिख सकती हैं। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं अभी देख सकते हो आप। हम लोग एक बीकर के अंदर FeSO4 सॉल्यूशन लेते हैं 1.5% और इसमें राइस सीड्स यानी धान के जो बीज हैं उनको डाल देते हैं और 4 घंटे तक हम लोग इसको डुबो कर रखते हैं, इमर्ज रखते हैं। और 4 घंटे तक हम लोग लगातार क्या करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, या 4 घंटे के बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इनका निरीक्षण करते हैं। और ऑन हस्क ऑफ द ग्रेन्स, ग्रेन का जो हस्क होता है, बीजों का जो हस्क होता है, उसके ऊपर पैटर्न देखते हैं हम लोग। तो पैटर्न जो है वो ब्राउन स्पॉट्स देख सकते हैं, या ग्रे स्पॉट्स देख सकते हैं, या फिर ग्रे स्ट्रीक्स यानी धारियां दिख सकती हैं। तो अगर 2 तरह के या 3 तरह के बीज जो हैं या दिखाई देते हैं, 2 तरह के या 3 तरह के पैटर्न जो हैं वो अलग अलग बीजों पर दिखाई देते हैं, तो इससे क्या शो होता है कि एडमिक्सचर ऑफ वेराइटीज कैन बी डिटेक्टेड। मतलब जो किस्में हैं उनके बीज मिश्रित हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसको पहचाना जा सकता है। अगर इन तीनों में से केवल एक ही प्रकार के जो पैटर्न है वो सभी बीजों के ऊपर दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब जो सीड है या बीज हैं वो प्योर हैं या शुद्ध हैं। इसका मतलब वो उसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन या संदूषण नहीं है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग इस प्रकार से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है KOH ब्लीच टेस्ट। ये किसमें किया जाता है, ज्वार में किया जाता है। ये जो परीक्षण था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, पायने व कोजिस्कोवस्की के द्वारा 1980 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, बीज चोल जो होता है ज्वार का, जो सीड कोट होता है, उसकी जो आंतरिक परत या इनर लेयर है उसको बोलते हैं टैगमैन। तो इस टैगमैन के अंदर एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसको टैनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और इस टैनिक अम्ल की वजह से ही जो ज्वार के बीज हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं या काला अभिरंजन देती है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो स्टेनिंग है वो देता है टैनिक अम्ल। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग ये KOH ब्लीच टेस्ट जो है वो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी KOH जो है उसका एक पार्ट लिया जाता है, जबकि NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसके 5 पार्ट लिए जाते हैं। वेट बाय वॉल्यूम हमें ये लेना है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना लेना है, 5.25% होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका जो विलयन है या सॉल्यूशन है वो बना लेते हैं। अब इस विलयन को एक बीकर के अंदर डाल लेते हैं, सॉल्यूशन KOH प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। और फिर ब्राउन ज्वार सीड्स जो होते हैं उनको बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है या विलयन होता है इसके अंदर डाल देते हैं और सॉकिंग करवाते हैं, यानी इनको भिगोकर रखते हैं कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। उसके बाद व्हाइट ज्वार सीड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको भी इसी दूसरे बीकर में इसी विलयन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और 5 मिनट के लिए हम लोग इनकी सॉकिंग करते हैं या इनको भिगोकर रखते हैं। अब इन बीजों को हम लोग जल से धो लेते हैं, यानी वाटर से इनको वॉश कर लिया जाता है और फिल्टर पेपर पर फैलाकर सुखा दिया जाता है। यानी फिल्टर पेपर जो है उसके ऊपर इसकी स्प्रेडिंग कर देते हैं, फैला लेते हैं और इनको ड्राई कर लिया जाता है या सुखा लिया जाता है। प्रोक्सीडेज टेस्ट उसके बाद है, ये किसमें किया जाता है, अभी सोयाबीन के अंदर किया जाता है। तो इस परीक्षण को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बुटेरी व बुजेली ने इसको डेवलप किया था। कब, 1968 के अंदर, 1968 में इसको डेवलप किया था। सोयाबीन का जो बीज चोल है उसमें प्रोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। तो प्रोक्सीडेज क्रिया जो है वो प्रदर्शित करता है। ये प्रोक्सीडेज एक्टिविटी एक जीन की 2 युग्म विकल्पियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, कैपिटल P व स्मॉल p, ये 2 युग्म विकल्पी होते हैं। कैपिटल P स्मॉल p, अगर ये दोनों जीन प्रारूप आते हैं तो हाई प्रोक्सीडेज एक्टिविटी जो है वो प्रदर्शित की जाती है, और अगर स्मॉल p जीनोटाइप आता है तो लो प्रोक्सीडेज एक्टिविटी यानी कि कम प्रोक्सीडेज एक्टिविटी जो है वो प्रदर्शित की जाती है। तो यह परीक्षण जो है वो किस पर आधारित है, अभी जो प्रोक्सीडेज एंजाइम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, इस पर ये परीक्षण जो है या टेस्ट जो है वो आधारित है। तो
इसमें हम क्या करते हैं अभी, जो सीड है, ठीक है, उससे सीड कॉट को या बीज चोल को रिमूव कर लेते हैं या हटा लेते हैं और उसको फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। तो सीड कोट टेस्ट ट्यूब में आ गया। अब इसमें रिएजेंट्स को डाल दिया जाता है। रिएजेंट्स कौन कौन से डालने हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। दूसरी बार दूसरे सीड के साथ भी हमें यही करना है, तीसरे सीड के साथ भी हमें सेम प्रक्रिया जो है वो उसको फॉलो करना है। रिएजेंट्स में हमें क्या लेना है अभी, 10 ड्रॉप्स लेनी है 0.5% गोइकोल सॉल्यूशन और 1 ड्रॉप लेनी है 0.1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 10 मिनट के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण हमें करना है। तो रेडिश ब्राउन कलर अगर आता है तो शो प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सीडेज। तो ये प्रॉक्सीडेज की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है कि जो प्रॉक्सीडेज है वो हाई अमाउंट के अंदर उपस्थित है। रिमेन कलरलेस, अगर बीज जो है वो या बीज चोल जो है वो रंगहीन रहता है तो प्रॉक्सीडेज एब्सेंट है, यानी प्रॉक्सीडेज अनुपस्थित है। तो स्मॉल पी जिन पर वहाँ पर उपस्थित है। वेरिएशन इन रिएक्शन, अगर रिएक्शन जो है उसके अंदर वेरिएशन आती है तो इम्प्योरिटी इन सीड्स, इसका मतलब जो बीज है उसके अंदर इम्प्योरिटी या अशुद्धियां जो है वो उपस्थित हैं अगर रिएक्शंस में वेरिएशन आता है तो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे केमिकल टेस्ट के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ठीक है। तो हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रत्यक्ष जीन उत्पाद होते हैं, मतलब जीन जो है उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बनाया जाता है क्या, प्रोटीन। अतः बीज व अंकुर की प्रोटीन जो होती है, यानी सीड की प्रोटीन एक तो, और दूसरा अंकुर यानी सीडलिंग जो है उसकी प्रोटीन व एंजाइमों का जो परीक्षण है वो किया जा सकता है, ठीक है। इनकी प्रोटीन व एंजाइमों का टेस्ट जो है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें होता क्या है अभी, जब जेल के अंदर विद्युत सप्लाई दी जाती है, ठीक है, विद्युत सप्लाई जब हम देते हैं तो दो उसके एंड होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। तो आवेशित जो कण होते हैं, आवेशित कण किसके होंगे भी, प्रोटीन के होंगे या एंजाइमों के होंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो आवेशित कण या चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी विपरीत ध्रुवों की ओर गति होती है। विपरीत ध्रुवों की ओर मतलब क्या है, अगर आवेशित कण नेगेटिव चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव ध्रुव की ओर गति करेंगे, और अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आवेशित कणों के ऊपर तो वो नेगेटिव ध्रुव की ओर गति करेंगे। आकार के अनुसार जो अणुओं की स्पीड होती है, ठीक है, इनकी जो गति की दर है या स्पीड है वो अलग अलग होती है। यानी कि जो छोटे आकार के पार्टिकल्स होंगे या कण होंगे वो तीव्र गति से या फास्ट स्पीड से जाएंगे, गति करेंगे, जबकि जो बड़े आकार के अणु होते हैं वो धीमी गति से या स्लो स्पीड से गति करेंगे। इससे होता क्या है अभी, ये जो कण हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जेल के अंदर इनका सेपरेशन हो जाता है एक दूसरे से। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो भी यहाँ पर जो सैंपल है वो लोड किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का जो सैंपल है वो यहाँ पे हम लोग लोड कर देते हैं। उसके बाद प्रोटीन के अंदर अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े आकार के भी और छोटे आकार के भी। तो विद्युत सप्लाई हम लोग देते हैं तो एक नेगेटिव एंड होता है इसका या ध्रुव होता है, और दूसरा पॉजिटिव या धनात्मक ध्रुव होता है। ये है मीडियम। मीडियम वास्तव में क्या होता है अभी, जेल होता है, ठीक है। ये एगरो जेल हो सकता है या कोई और जेल हो सकता है, पॉलीक्रिलामाइड जेल भी हो सकता है। तो इस जेल के अंदर फिर क्या होगा अभी, ये जो प्रोटीन के अणु होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव ध्रुव की ओर गति करेंगे। तो छोटे या स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट गति करते हैं इसलिए आगे निकल जाते हैं, जबकि लार्जर या बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीमी गति करते हैं या स्लो मूवमेंट करते हैं जिससे वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका सेपरेशन या पृथक्करण हो जाता है जेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद बैंडिंग पैटर्न के आधार पर किस्मों को वेरीफाई किया जाता है। ये बैंड्स बनाते हैं, ठीक है। इसको यूवी लाइट के अंदर हम लोग देख सकते हैं इन बैंड्स को। तो बैंडिंग पैटर्न जो होता है उसके आधार पर फिर जो वेराइटीज हैं या किस्में हैं उनको वेरीफाई कर लिया जाता है। कैसे करते हैं अभी, बाई मेजरिंग आरएम ऑफ बैंड्स। बैंड्स जो है उनकी आरएम वैल्यू निकाल ली जाती है। टोटल नंबर ऑफ बैंड्स, बैंड्स की जो संख्या है उसको गिन लिया जाता है कि कुल कितने संख्या में बैंड्स बने हैं। इसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक बैंड्स, जो विशिष्ट बैंड है वो उपस्थित है या अनुपस्थित है इसकी भी तुलना की जाती है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स, जो बैंड बने हैं उनकी तीव्रता क्या है, ठीक है, उनका जो कलर है या रंग है वो डार्क है या लाइट है ना, या उनकी चौड़ाई कम है या ज़्यादा है, तो ये इसके अंदर इंटेंसिटी के अंदर आ जाता है।
जनरल प्रोसेस या सामान्य प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी प्लांट मटेरियल या पादप सामग्री जो है उसका सिलेक्शन या चयन किया जाता है। उसके बाद फिर हम उस पादप सामग्री में से प्रोटीन या आइसोजाइम जो होता है उसका पृथक्करण या आइसोलेशन कर लेते हैं, तो उसको निकाल लेते हैं। फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हो जाता है तो जेल के अंदर इनका सेपरेशन हो जाता है प्रोटीन या आइसोजाइम के अणुओं का। और फिर स्टेनिंग ऑफ जेल, जेल की स्टेनिंग की जाती है किसके द्वारा, एथिडियम ब्रोमाइड डाई के द्वारा, ठीक है। और उससे जो बैंड्स हैं उनको हम लोग देख सकते हैं यूवी लाइट के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट आती है अभी क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो विभिन्न किस्मों में उपस्थित फिनॉल्स व फ्लेवेनॉइड विशेष घुलनशीलता के आधार पर क्रोमेटोग्राफी पेपर पर पृथक बैंड्स बनाते हैं, जिनके आधार पर किस्मों को पहचाना जा सकता है। तो फिनॉल्स और फ्लेवेनॉइड्स जो होते हैं उनकी जो घुलनशीलता है वो अलग अलग होती है, अलग अलग किस्मों की, ठीक है। अलग अलग जो वेराइटीज़ होती हैं फसलों की, उनके अंदर जो फिनॉल्स और फ्लेवेनॉइड्स होते हैं उनकी घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी जो है वो विलेन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए वो क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर जो बैंड्स बनाएंगे वो अलग अलग बनाएंगे या सेपरेट बैंड्स बनाएंगे। और इन्हीं के आधार पर हम लोग जो फसलों की किस्में हैं या क्रॉप की वेराइटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे सोयाबीन हो गया है ना, गेहूं हो गया, जई हो गया आदि के अंदर इसका जो यूज़ है वो नॉर्मली किया जाता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो डीएनए के अंदर विशिष्ट स्थान उपस्थित होते हैं जिनको विभिन्न आणविक तकनीकों की सहायता से पहचाना जा सकता है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के यूज से हम लोग इन स्पेसिफिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। एक किस्म के जो पौधे होते हैं या एक वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं या विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स का उपयोग हम लोग करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आरएपीडी रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, स्कार सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्पलीफाइड रीजन, एसएसआर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, एसटीएस सीक्वेंस टैग्ड साइट्स। तो इसमें पादप उत्तकों से या प्लांट टिश्यू से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का निष्कर्षण करते हैं, है ना। डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं और फिर पीसीआर के द्वारा या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से उसका एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। उस डीएनए का एम्पलीफिकेशन करने के बाद फिर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, ठीक है। और फिर इन मार्कर्स का जो अध्ययन है या स्टडी जो है वो इन जेनेटिक मार्कर्स की वो कर ली जाती है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट कौन सी है, plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे,